नमस्कार दोस्तों, मैं आर के पाल आपका अपना चैनल दस्ता कंपटीशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। वैसे कैंडिडेट जो स्पेशली ग्रुप डी की तैयारी कर रहे थे तो हम लोगों ने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था दस्तक सीरीज़ के नाम से, जिसमें हम लोग जनरल साइंस की पढ़ाई कर रहे थे। उसमें बायोलॉजी हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए थे, जिसमें से लगभग अब 2 ही चैप्टर बच गया था। और जैसे आपको पता है कि हम लोग वीडियो में जो है सबसे पहले एक चैप्टर वन शॉट में कर ले रहे थे। इसके बाद से जस्ट हम लोग जो है उसके PYQ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो था वो कर रहे थे। चैप्टर वाइज चल रहा था। अब लगभग इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने जेनेटिक्स पढ़ा था, आनुवंशिकी, और उसका PYQ कर लिए थे। तो यदि आपने क्लास को नहीं देखा है तो जाके आप क्लास को देख सकते हैं, वहाँ से प्रीवियस ईयर के वीडियो देख सकते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए। और आई होप बहुत जल्द ये लगभग आपका ये अब एक और चैप्टर बच गया, 1 से 2 चैप्टर और बायो का बच गया है, जो बहुत ही जल्द आपका ख़त्म हो जाएगा। आज मैं जो चैप्टर लेके आया हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन चाहे रेलवे हो, चाहे रेलवे में ग्रुप डी हो, NTPC हो, LP हो, या अदर एग्ज़ाम, टीचिंग वाला भी एग्ज़ाम है, सब में UP टेट चाहे CTET कोई भी एग्ज़ाम हो, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, सब में यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि सेपरेट वीडियो ग्रुप डी के लिए ही है, तो उसी के लिए इम्पोर्टेंट है। सभी क्लास के लिए, जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम है, उसके लिए आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बिना देरी करते शुरू करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है क्लासिफिकेशन, जीवों का वर्गीकरण। काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे आपको पता है, क्लासिफिकेशन का मतलब ही होता है, वर्गीकरण का मतलब ही होता है किसी चीज़ को बांटना। वर्गीकरण का मतलब हो जाएगा किसी भी चीज़ को बांटना। इसका मतलब जितने भी जीव हैं, क्योंकि लगभग मिलियन में जीव हैं, लगभग 2 मिलियन के करीब में, यानी 20 लाख के करीब में लगभग ज्ञात जीव अभी तक पाए जाते हैं हम धरती पे, अर्थ पे, जिसके बारे में अगर हम चाहें कि वो कैसे रेस्पिरेशन कैसे करता है, कैसे उत्सर्जन करता है, उसका लाइफ प्रोसेस जितना होता है, प्रत्येक जीव का चाहें कि एक एक करके हम जान लें, उसका अध्ययन कर लें, तो वो बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम लोग जीव को क्या करना पड़ता है, अलग अलग उसके आधार के उसको हमको बांटना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं वर्गीकरण। आई होप वर्गीकरण आपको क्लियर हो पाया होगा। यानी उसको क्लास में बांट देते हैं ऑर्गेनिज्म को जितना होता है, और विविधता तो बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसके लिए हमको बांटना ज़रूरी है जीवों को, और जिसमें हम लोग उसको वर्गीकरण कहेंगे, और जिसमें हम लोग इस चीज़ को, जीवों को बांटते हैं और उसका स्टडी जिसमें हम लोग करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्सोनोमी। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्गीकरण के जनक कौन है। तो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो लिनियस को माना जाता है। लिनियस ने ही बांटने का स्टार्ट किया था जीवों को। तो आइए देखते हैं कि कैसे कैसे बांटा गया है और लगभग संख्या कितनी है। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि जीव में विविधता क्या है, बायोडाइवर्सिटी किसको बोलते हैं। तो विविधता का अर्थ होता है कि जीव जितने हैं उसमें उनकी संख्या में अंतर, डिफरेंस क्या क्या पाया जाता है। अगर हम पृथ्वी पर देखें तो लगभग कितने 20 लाख के करीब में, पृथ्वी पर कितने लगभग 20 लाख के करीब में जीव पाए जाते हैं, जो संरचना के पोषण, तरीकों, आवास आदि में एक दूसरे से बिल्कुल ही क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विविधता कहते हैं। जीव तो रहते ही हैं, लेकिन उसमें श्वसन की क्रिया, जनन की क्रिया, या सोने की क्रिया, या आवास, या पोषण, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, डिफरेंट टाइप की हो जाती हैं। इसका मतलब वो अलग अलग हो जाते हैं। उसी को हम लोग बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, या जीवों में विविधता बोलते हैं। आई होप आप क्लियर हुआ होगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है मिलियन में कि कितने मिलियन, तो पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो लगभग अभी धरती पे देखा जाए तो 20 लाख के करीब में जीव लगभग पाए जाते हैं, करीब 20 लाख के करीब में। अब वर्गीकरण प्रणाली में अगर देखते हैं तो वर्गीकरण प्रणाली बोलते हैं किसको, मैं अभी बता दिया हूँ कि वर्गीकरण क्लासिफिकेशन सिस्टम किसको बोलते हैं। तो प्रत्येक श्रेणी को हम क्या करते हैं, श्रेणी वाइज उसको बांट देते हैं, उसी को हम लोग
वर्गीकरण प्रणाली बोलते हैं, और इस शास्त्र को हम लोग टेक्सोनोमी बोलते हैं। क्या क्लासिफिकेशन का स्टडी जिसमें किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है टेक्सोनोमी। और टेक्सोनोमी के पिता जो है, इसकी शुरुआत कौन किए थे, तो इसकी शुरुआत कार्लस लिनियस किए थे। कार्लस लिनियस किए थे। कार्लस लिनियस जो है किस बुक में लिखे थे, तो उस चीज़ को सिस्टम ऑफ नेचर में क्या किए थे इस नाम का ये बुक था सिस्टम ऑफ नेचर, उसी पुस्तक में इन्होंने लिखा था। और जीवधारी को लगभग ये 1735 ईस्वी में ये जीवधारी को 2 भागों में बांट दिए थे। एक पहला भाग जो था 2 भागों में बांट दिए थे। एक पहला भाग था वो है प्लांट किंगडम, और दूसरा जो था एनिमल किंगडम। 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया था, पहला प्लांट किंगडम में और दूसरा एनिमल किंगडम में इसको बांट दिया गया था। कौन बांटे थे, तो कार्लस लिनियस बांटे थे। कब, तो सन 1735 ईस्वी में बांटे थे। संपूर्ण जीव को 2 पार्टों में ये बांट दिए थे। लेकिन और आगे जाएं तो एक केवल बांटने की क्रिया या क्लासिफिकेशन की क्रिया केवल एक ही आदमी तो नहीं कर सकता है, अनेकों वैज्ञानिक काम कर रहे थे। तो अर्नेस्ट हैकेल भी थे। अर्नेस्ट हैकेल नाम याद रखेंगे, अर्नेस्ट हैकेल 1866 ईस्वी में जीवों को कितने भागों में बांटे थे, तो वो 3 भागों में बांटे थे। याद रखिएगा 3 भागों में। लिनियस जो है 2 भागों में बांटे, इसके बाद से ये कितने रूप में बांटे, 3 भागों में, जिसमें पहला पादप बोले थे, प्रोटिस्टा बोले थे और जंतु बोले थे। 3 चीज़ों में ये बांटे थे। अभी मैं बता के 2 में कितने बांटा था, 2 में लिनियस ने बांटा था। लिनियस ने कितना रूप में बांटा था, तो 2 में। कब, 1735 ईस्वी में। आगे इसको स्टडी को बढ़ाया गया तो 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हैकेल जो है उसको 3 भाग में बांट दिए, पादप जगत में, प्रोटिस्टा जगत में और जंतु जगत में। एक जगत इन्होंने जोड़ दिया। जैसे जैसे आगे बढ़े तो फिर 1938 ईस्वी में, कब, तो 1938 ईस्वी में कोपलैंड थे। तो कोपलैंड ने 1938 में जीवों को कितने भागों में बांटा, तो 4 जगत में इन्होंने बांट दिया। उस 4 जगत में क्या क्या था, मोनेरा, पादप, प्रोटिस्टा और जंतु जगत। 4 जगत में इन्होंने बताया, पादप और जंतु जगत थे, लेकिन उसमें एक मोनेरा कर दिया और एक प्रोटिस्टा कर दिए। सबको हम जानेंगे कि किसके आधार पे किसको बांटा गया, कैसे बांटा गया, उसको आगे कंटिन्यू कर देंगे तो मैं बताऊंगा। अब फिर आगे देखा जाए तो आगे कौन, आगे रॉबर्ट हुक थे। इसके आगे फिर आगे बढ़ाया गया तो 1969 ईस्वी में रॉबर्ट हुक जीवों को कितने वर्गों में बांट दिए, तो वो 5 वर्गों में बांट दिए। 5 वर्ग कौन कौन था वो, तो 5 वर्ग था वो, एक तो मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, फिर पादप और फंगी, और उसके बाद से एनिमल किंगडम। 5 तरीके से इन्होंने बांट दिया। तो आई होप 5 समझ में आया होगा। 2 रूप में कौन बांटा था, तो लिनियस बांटे थे। 2 रूप में कौन बांटा था, तो लिनियस बांटे थे। कब बांटे थे, तो 1735 ईस्वी में। इसके बाद से 3 रूप में कौन बांटा था, तो अर्नेस्ट हैकेल ने 1866 ईस्वी में बांटे थे। लगभग 120 साल के बाद 1866 ईस्वी में इसने किन्हें 3 वर्गों में बांटा। 4 वर्गों में किसने बांटा, तो कोपलैंड थे। कोपलैंड 4 वर्गों में इसको बांटा। और लास्ट में सबसे लेटेस्ट वैज्ञानिक जो आ जाते हैं 1969 में आर हिटेकर ने 1969 में आर हिटेकर ने जीवों को कितने वर्गों में बांटा, तो 5 वर्गों में बांटा। कौन कौन, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत, एनिमल जगत। अब इसके अकॉर्डिंग हमको जानना पड़ेगा ये बांटा गया तो आखिर किसके अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो सबसे पहले तो कोशिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। हालांकि मैं सेल में इसको बताऊंगा, जब मैं चैप्टर लेके आऊँगा सेल स्पेशली तो उसमें मैं बताऊंगा। हालांकि यहाँ पे आप थोड़ा सा जान लीजिए। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका 2 तरीके से ये होती है, इसको बांटा गया है। यूकैरियोटिक कोशिका को अगर देखा जाए तो यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी एक कोशिकीय जीव यानी जिसमें एक कोशिका रहता है उसको एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। और जितने भी बहुकोशिकीय जीव जिसमें कोशिका की संख्या बहुत ज़्यादा रहती है उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव 2 तरीके से बांट दिए गए यूकैरियोटिक में।
तो इसमें एक कोशिकीय जीव में प्रोटिस्टा आ जाता है। अब बहुकोशिकीय में अगर देखें तो बहुकोशिकीय में कोशिका भित्ति एक सहित होगा, एक कोशिका भित्ति रहित होगा, यानी एक में कोशिका होगा, एक में कोशिका भित्ति नहीं होगा। तो बहुकोशिकीय में अगर बांटा गया तो उसको जंतु जगत आ जाते हैं, कोशिका भित्ति रहित रहते हैं, और कोशिका भित्ति सहित जो रहते हैं वो कवक पाए जाते हैं। और इसमें अगर देखें तो कवक जो होता है वो भी क्या होगा, एक कोशिका भित्ति रहित में देखेंगे तो दो तरीके से बढ़ जाएगा, एक ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी में, एक कवक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक ही है मोनेरा जगत, उसको रखा गया था। उसमें देखेंगे तो पादप जो होगा वो स्वपोषी कोशिका भित्ति सहित में है, और कवक जो है परपोषी है। बहुकोशिकीय में सब पाया था कि पादप में भी बहुत कोशिका पाया जाता है, कवक में भी पाया जाता है, और कोशिका भित्ति जंतु में भी बहुत ज़्यादा कोशिका पाया जाता है। बहुकोशिकीय के अकॉर्डिंग बांटा गया कोशिका के अकॉर्डिंग, तो कोशिका भित्ति रहित भी बांट दिया गया, कोशिका भित्ति सहित भी बांट दिया गया। रहित का मतलब एक में कोशिका भित्ति रहेगा, एक में कोशिका भित्ति नहीं रहेगा। एक कोशिकीय में प्रोटिस्टा आ गया, और प्रोकैरियोटिक जो देखेंगे वो मोनेरा में आ गया। तो आई होप ये क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि मोनेरा जगत से हम लोग स्टार्ट करेंगे, मोनेरा जगत है क्या। उसके बाद से सेपरेट एक आपका प्लांट किंगडम का वीडियो रहेगा और एक आपका एनिमल किंगडम का वीडियो रहेगा। चैप्टर बहुत लंबा है तो थोड़ा सा इसमें 2 से 3 वीडियो लगेगा, क्योंकि लंबा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए देखते हैं, यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। आइए देखते हैं आगे। आप सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसे बांटा गया और किस में क्या क्या प्रेजेंट रहेगा। तो आर हिटेकर के अकॉर्डिंग ही हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही मेन है और यहीं से क्वेश्चन आते हैं, और इसी को हम लोग ज़्यादा पढ़ने का प्रयास करेंगे। आर हिटेकर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो मोनेरा में देखेंगे सेल टाइप, पहले देखेंगे कि कैसे कैसे बांटते हैं वही दिखा रहा है। तो सेल टाइप में प्रोकैरियोटिक पाया जाएगा, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक पाया जाएगा, फंगी में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमलिया में यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक जीव जितने हैं इसमें कोशिका की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी, और प्रोकैरियोटिक में कोशिका की संख्या कम होगी, 1 होंगी। तो समझ गए आई होप। तो इसमें मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाता है, बाकी सब में यूकैरियोटिक, केवल मोनेरा छोड़ देना है, बाकी सब में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो ये मैं जो टेबल समझा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को आप देखेंगे तो यहीं से आपके कितने क्वेश्चन आने की संभावना रहेंगी। अब यूकैरियोटिक में अगर देखते हैं तो यूकैरियोटिक में देखेंगे तो सेल वॉल के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसमें पॉलीसेकेराइड पाया जाता है और एमिनोसाइट पाया जाता है। लेकिन वही प्रोटिस्टा में देखते हैं तो इसमें कुछ में पाया जाता है, सब में नहीं पाया जाता। इसमें विदाउट सेलुलोज का रहता है सेल वॉल फंगी में, और इसमें सेलुलोज पाया जाता है, और इसमें तो एब्सेंट ही रहता है। एनिमलिया में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। एनिमलिया मतलब जंतु में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बाकी सब में सेल वॉल पाया जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, यानी झिल्ली के बारे में। तो झिल्ली के बारे में मोनेरा में केवल एब्सेंट रहेगा, बाकी सब में क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो प्रेजेंट रहता है। उसी तरह से बॉडी ऑर्गेनिज्म में देखेंगे तो ये सेलुलर होगा मोनेरा, प्रोटिस्टा भी सेलुलर होगा, मल्टी सेलुलर ये होगा फंगी, प्लांटी जो होगा आपका टिश्यू होगा या ऑर्गेन के रूप में पाया जाएगा। इसके अलावा एनिमलिया में देखेंगे तो टिश्यू ऑर्गन सिस्टम ये पाया जाता है। इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसका न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो न्यूट्रिशन में देखेंगे तो मोनेरा में ऑटोट्रॉफिक होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ यूनिसेलुलर पाए जाएंगे। फिर ऑटोट्रॉफिक हो गया, फिर हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये टेबल आप याद रख लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। अब आइए आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनेरा जगत। जैसे मैंने उधर से बता के लाया कि मोनेरा जगत में केवल एक कोशिकीय 1 सेलुलर यूनिसेलुलर जीव को ही क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। तो ये वैसा जगत जिसमें हम लोग ओनली एक सेल वाले जीवों को क्या करते हैं, शामिल करते हैं, जिसमें कोशिका रहता है, उसी को मोनेरा जगत बोला जाता है। तो बैक्टीरिया को सरल, तो उसमें आपका बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाते हैं। तो एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवों को हम लोग परिभाषित करते हैं, यानी बिना केंद्रक और मोनेरा के रूप में आर हिटेकर ने वर्गीकरण में इसको रखा था, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है और ईगो सेल पाया जाता है, इसलिए।
तो प्रोकैरियोटिक जीवों को ही इन्होंने शामिल किया था, तो इसको हम लोग मोनेरा जगत बोलते हैं। अब आइए हम लोग देख लेते हैं बैक्टीरिया के बारे में। सबसे पहले देखेंगे, एग्जाम्पल में हो जाएगा। तो आनुवंशिक सामग्री इसका क्या क्या होता है बैक्टीरिया का, तो लिखा हुआ है आप यहाँ पे देख सकते हैं, डीएनए और आरएनए। इसका और अगर आनुवंशिक गुण देखा जाए तो मोनेरा में, बैक्टीरिया में डीएनए और आरएनए यही दोनों पाया जाता है आनुवंशिक के रूप में, डीएनए और आरएनए। एक बैक्टीरिया का फिगर है, आप देख सकते हैं, पूरा मैं फिगर से बता दे रहा हूँ आपको। फिगर में आप देख सकते हैं कि प्लाज्मिड पाया जाएगा, न्यूक्लियाइड पाया जाएगा, राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पे जो रचना दिखाई दे रहा है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे एक थोड़ी सी मोटी आयरन होती है, उसको सेल वॉल बोलते हैं। कुछ इस तरीके का रचना आपको दिखाई देगी, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। प्लस यहाँ से इसके केंद्र के पास ये रचना जो निकला हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, उसको हम लोग पाइलस बोलते हैं। और फिर यहीं से एक रचना होता है जिसको हम लोग, और ये इंक्लूजन है। तो और देखिए यहीं से एक पूछ की तरह यहाँ से रचना, यहीं से पूछ की तरह का रचना ऐसे निकल के जाएगा, जिसको हम लोग फ्लैगेलम बोलते हैं। और यहीं पे जो रचना है उसको हम लोग पिलस बोलते हैं। और यहाँ पे जो एक नली के समान रचना आया और जुड़ के यहाँ पे जुड़ा हुआ, उसको हम लोग कैप्सूल बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर है, बैक्टीरिया पूरा ऐसे होता है। और यही फाइलम ही हमारे बॉडी में या किसी जीव में क्या होता है, वो इंटर करता है उसी के माध्यम से, फेगिलम से। अब देखिए बैक्टीरिया को अगर हम बांटें, उसका वर्गीकरण करें तो कैसे कर सकते हैं, तो उसको लगभग 4 प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, कोहन। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कोहन 1872 ईस्वी में इसके आकार के आधार पे, बैक्टीरिया के आकार के आधार पे इसको 4 भागों में बांटे थे। फिर वो केंद्र के आधार पे हो जाएगा, कई तरीक़ों से 4 या 5 तरीके से इसको बांटा जा सकता है। तो इतना डीपली मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि अब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो पूरा डीपली आ रहा है, एनसीईआरटी से आ रहा है। और ये मैं जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी से ही है। तो आइए देखिए 4 प्रकार से इसको बांटा गया। पहला तो स्फेरिकल में बांटा गया है, जिसको हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं। ये होता कैसे है, तो ये कोक्सी होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलेंगे इसको। तो दूसरा जो बांटा गया है उसको रेड रॉड के करीब से बांटा गया है, एसेचेरिया हो जाता है और इकोलाई हो जाता है। इकोलाई हमारे पेट में पाया जाता है। इसके अलावा फिर देखेंगे तो स्पाइरल के रूप में ये पाया जाएगा, सर्पिलाकार, एक घूमता हुआ सर्पिल के रूप में पाया जाएगा। फिगर से मैं दिखा देता हूँ। ये चौथा देखिएगा कि चौथा ये कॉमन वाइब्रस के रूप में पाया जाएगा, जिसको हम लोग स्पिरोचेटेसिस बोलते हैं, अल्पविराम इसको बोला जा सकता है। देखिए यहाँ पे स्फेरिकल में कोक्लो में है, कैसे है, तो ये पूरा फिगर में आप देख सकते हैं, इस टाइप का ये आपको दिखने को मिलता है। रॉड शेप में देखेंगे बैकलाई जिसको कहा जाता है, तो वो एंथ्रेक्स खूर का जो रोग होता है ना, जानवरों में ये रोग पाया जाता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को ये मिलता है। टाइफाइड में भी आप देखिएगा, ये टाइफाइड में ये बैक्टीरिया आपको देखने को मिल जाता है, यानी रॉड शेपेस बैक्टीरिया ही पाया जाता है। इसके बाद से बोटुलिज्म का भी एक बैक्टीरिया आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इधर देखते हैं स्पाइरकल में और अदर में, तो विब्रियो क्लोरी है जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, आंतों में पाया जाता है। इसके बाद से स्टोमक अल्सर होता है, वही हाथों में ये जाके विब्रियो क्लोरी क्या होता है, बैठ जाता है। और स्टोमक अल्सर की बीमारी होती है, घाव के जैसा रचना बन जाता है, वो इसमें मदद करता है। इसके अलावा सिफिलिस में भी ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया ऐसे काम करता है। सिफिलिस जींस का बीमारी होता है जो टेस्टिज के आसपास में होता है, जनन अंगों में। तो ये बैक्टीरिया है, इस टाइप के पाए जाते हैं। और ये रोगकारक इतने रोगकारक बनते हैं ये। इसके अलावा अभी ये बैक्टीरिया जो आपको देखने को मिल रहा है, ये फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में करता है। स्क्वायरल जो होगा, 5वां रूप इसका जो होगा, या तो केवल एक कोशिका के रूप में रहेगा, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा। वो इस प्रकार होता है। इसको कैसे बांटेंगे, तो अगर इसको बांटे कोशिका के अकॉर्डिंग बांटे, तो एक तो मोनोकोकस हो जाता है,
मोनोकोकस, इन्हें माइक्रोकोकस भी हम लोग कहते हैं। एक अलग अलग दौर दर्शाया जाता है, एक अलग अलग में ये चला जाएगा। उदाहरण में अगर देखें तो माइक्रोकोकस प्लेक्स ये हो जाता है। फिर अगर इसको देखेंगे तो ये दो में भी पाया जा सकता है, डिप्लोकोकस हो सकता है। इसमें एक विशेष तल को इसका विभाजित हो जाए, उसके बाद से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। जैसे इसी की वजह से क्या होता है, निमोनिया होता है, तो निमोनिया हो जाएगा। ये भी क्या है, एक तरह का। इसके बाद से स्टेप्टोकोकस होता है। यह कोशिका एक ही तल में बार बार विभाजित होकर कोशिका की श्रृंखला बनाती है। पाइजोइनस जो होता है उसको बोला जाता है। इसके बाद से टेट्राकोकस हो जाता है। ये सब बैक्टीरिया का ही भाग है। टेट्राकोकस, इसमें 4 गुल कोशिकाएं पाई जाएगी जो दो तल में एक दूसरे को समकोण पर यानी 90 डिग्री पर क्या करेगा, वो विभाजित करेगा एक दूसरे को 90 डिग्री पे, और अंगूर के गुच्छों के जैसा वो नियमित बना लेगा, जिसको हम लोग एरियस भी बोलते हैं। और सरसीना भी बोला जाएगा। इस मामले में कोशिका जो होगी 3 तल में विभाजित होगी, लेकिन 8 या 16 कोशिका मिलकर एक घन जैसे होता है, ऐसे घन के जैसा क्यूबाकार रचना वो क्या कर लेती है, बना लेती है। जैसे सरसीना ल्यूटिया जो है वो एक नियमित आकार उसका रहता है, लेकिन वो घन के जैसा बना लेगी और ये बीमारियाँ पैदा करेगा लोग। अब इसी को देखते हैं हम लोग उसके अब आकार के आधार पर अगर बांटते हैं इसको बैक्टीरिया को, तो कौन कौन होता है। देखिए, गोलाकार जीवाणु का औसत व्यास 0.5 से 2 माइक्रोन मीटर के करीब होता है। इतना पतला होता है, माइक्रोन मीटर में होता है। छड़ के आकार फिलामेंट से बैक्टीरिया के लिए 1 से 10 माइक्रोन मीटर और 0.25 से 1 मीटर के मिलीमीटर के करीब में इसका व्यास पाया जाता है। तो लंबाई कभी कभी पूछता है, याद रखेंगे 1 से 10 मिलीमीटर के करीब में होता है। और 1 मिलीमीटर में कितना होगा, 10⁻⁻6 होता है। तो इसमें पाया जाता है। इसी में ई कोलाई एक होती है जो हमारे पेटों में पाई जाती है। तो लगभग औसत आकार एक बेसिल्स का 1.1 से 1.5 माइक्रोमीटर, और उसकी चौड़ाई जो होगी वो 2 से 6 मिलीमीटर के करीब में लंबी होती है। तो ये याद रखिएगा, ये आता है कभी कभी, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अब यदि देखें कि स्पाइरोकोकस की लंबाई कभी कभी 500 मिलीमीटर तक पहुंच जाती है, और साइनोबैक्टीरिया ऑस्ट्रेलोलिया का विकास लगभग 60 मिलीमीटर के करीब में होता है। उसी तरह से जीवाणु एपोलोसीसियम फिस्लेसोनी को नग्न आँखों से देखा जा सकता है, जो 600 मिलीमीटर लंबा और 880 मिलीमीटर व्यास का होता है, जिसको हम लोग देख भी सकते हैं माइक्रोस्कोप की मदद से। और सारे बैक्टीरिया को यहाँ पे देखिए दिखाया गया है। एक ये एटम हो गया, और लिपिड्स ये हो गया, ये प्रोटीन हो गया, एक एएनएम हो गया, और साइज के अकॉर्डिंग ऐसे आपको बढ़ते जा रहे। प्लांट सेल हो गया, फ्रॉग हो गया, बैक्टीरिया जैसे पाया जाता है, स्मॉल पॉक्स, फ्लू, माइटोकॉन्ड्रिया, रेड ब्लड सेल, एनिमल सेल, पोलन ग्रेन, ह्यूमन एग, और C60 बंक मिस्टर फ्लोरी जिसको बोला जाता है। तो इस तरह से रचना आपको ये दिखाई देता है माइक्रोस्कोप से और लाइट माइक्रोस्कोप से। यानी 0.1 माइक्रोन से अगर 1 माइक्रोन मीटर तक रहता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोन से देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है लगभग 1 लाख गुना चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, और बाकी इधर उससे जो बढ़ जाएंगे उसको हम लाइट माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जो लगभग 1000 गुना बड़ा कर सकता है। वो लाख गुना इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उससे हम लोग को देखना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे हैं तो इसको देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और जैसे आगे बढ़ते हैं ये जितने भी सेल हैं इसको हम लोग लाइट माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, आसानी से वो आपको दिख जाएंगे। तो ये याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं कि अब कोशिका भित्ति के अकॉर्डिंग इसको बांटा गया है जीवाणुओं को कैसे। तो सेल वाल के अकॉर्डिंग अगर बांटा गया है तो उसमें देखिएगा सेल वाल में बांटे तो सबसे पहले हमने बताया कि पेप्टिकोग्लाइकेन जो होगा उसमें कोशिका भित्ति पाया जाएगा। उसमें कई जीव होते हैं, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इसको बोला जाता है। एकिटोमाइसेस, ऑर्थोबैक्टर, कोरिनोबैक्टीरियम, फ्रैंकिया, गार्डनेरेला, नोकार्डिया, फ्रांकिया हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम हो जाएगा, माइकोराइजा हो जाएगा, इस
रूडोकॉक्स हो जाएगा, एक्टिमाइस हो जाएगा, ये जितने हैं सब क्या हैं, पेप्टिकोग्लाइकन कोशिका भित्ति इसमें पाया जाता है और सब ये बैक्टीरिया के उदाहरण हैं। अब एक जिसमें लिपोलिसेकेराइड कोशिका भित्ति पाया जाता है, लिपोपॉलीसेकेराइड कोशिका भित्ति जिसमें पाया जाता है, उसमें कौन कौन एग्जाम्पल, सलामेना टाइफी जिससे टाइफाइड होता है, प्रेटिस हो जाएगा, क्लेप्सिला हो जाएगा, एजिनोटेबैक्टर हो जाएगा, विब्रियो क्लोरी, राइजोबियम जो होता है नाइट्रोजन में मदद करता है, पैलिडियम, इसके बाद से गोनोरिया, नेसेरिया, गार्डनेला, वेजिनल सिटवेक्टर, ये जितने हैं सब में लिपोलिसेकेराइड उसका भी पाया जाता है। कभी कभी पूछ देगा कि सलोमेना में कौन से कोशिका भित्ति पाई जाती है, तो वो लिपोपॉलीसेकेराइड पाई जाती है, याद रखेंगे ये। उसी चीज़ को मैं दिखाया, आप देख लीजिए यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कौन कौन पाया जाएगा बैक्टीरिया में। ग्राम पॉजिटिव यहाँ पे दिखा रहा है, साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन जिसमें प्रेजेंट है, और स्पेस रिप्रोडक्शन, आउटर मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें ये पॉजिटिव इधर होंगी, इधर नेगेटिव होंगी। तो ये फिगर से आप इसको समझ सकते हैं। ये वाला जो चीज़ें आपको दिखाई दे रहा है वो प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन दिखाई देगा, और ये भी प्रोटीन ही है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ये भी प्रोटीन है, लेकिन इसमें आउटर मेम्ब्रेन है, इधर आउटर मेम्ब्रेन नहीं है। आउटर मेम्ब्रेन जिसमें पाया जाएगा उसमें ये प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। और लिपोपॉलीसेकेराइड आप देख लीजिए, यहाँ पे ऊपर दिखाया गया है लिपोपॉलीसेकेराइड। अगला बांटते हैं बैक्टीरिया को, बांटे पोषण के आधार पर बैक्टीरिया को बांटें, तो पोषण के आधार पे भी इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो वो होता है एक फोटोट्रॉफ, एक तो हो जाएगा फोटोट्रॉफ। फोटोट्रॉफ माने वैसे जीव जो प्रकाश ऊर्जा के माध्यम के रूप में उपयोग कर सकते हैं, फोटोट्रॉफ कहलाते हैं। फोटो का मतलब ये हो गया लाइट। तो फोटोट्रॉफ में प्रकाश के माध्यम से अपना भोजन क्या करेंगे, ये ग्रहण करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे, सूर्य के प्रकाश से ये अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा होता है क्रोमोट्रॉफ। क्रोमो का मतलब होता है कलर, रंग के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार के बैक्टीरिया विभिन्न रासायनिक तत्वों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं और प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते हैं, इसमें फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा अगला आ जाता है लिथोट्रॉफ्स। लिथोट्रॉफ्स में अधिकांश जीव जो होते हैं कम कार्बनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन के दाताओं के रूप में रह सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं लिथोट्रॉफ्स। इसके अलावा ये फोटोलिथोट्रॉफ्स और कैनुलोलिथोट्रॉफ्स भी ये हो सकते हैं। तो चौथा आपका जो पाया गया है ऑर्गेनोट्रॉफ्स में बांटा गया उसको, कुछ जीव जो होते हैं कार्बनिक यौगिक का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक दाताओं के रूप में करते हैं, उन्हें हम लोग ऑर्गेनोट्रॉफ्स के रूप में भी जानते हैं। इसके अलावा ये फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ और कोमो ऑर्गेनोट्रॉफ भी हो सकते हैं। अब यहाँ तक देखा जाए तो बैक्टीरिया पृथ्वी पर ही हर निवास स्थान में पाए जाएंगे, ये सभी जगह पाए जाते हैं। हमारे बॉडी में भी पाया जाता है, दही में, दूध में, जितनी भी चीज़ें हैं सभी जगह पे ये पाए जाते हैं, निवास करते हैं। मिट्टी में, चट्टान में, महासागर, यहाँ तक कि बर्फ़ जो होता है वहाँ पे भी पाते हैं। जानवर और जीवों में उन पर तो रहते हैं, बाकी सारे जगहों पे ये लगभग निवास करते हैं। पृथ्वी पे हर जगह पे ये पाए जाते हैं, आपको देखने को ये मिल जाते हैं। अब अगर क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ऑन बेसिस ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की आवश्यकता के आधार पर इसको बांटा जाए, 5वां है। तो 5 तरीके से बांटा गया, अभी आगे भी एक तरीका और होगा। तो इसमें अगर बांटें तो ऑब्लिगेट और एब्स, जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता इसको होती है। सामान्य रोगजनक में भी इसकी आवश्यकता होती है, उदाहरण में सूडोमोनास है। आगे देखेंगे कि ऐच्छिक अवायवीय जीव ऑक्सीजन का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन इसकी अनुपस्थिति में बढ़ सकते हैं, और इनमें एंजाइम जो होता है वो क्या होता है, जटिल होता है। जैसे ई कोलाई हो गया, ईस्ट हो गया, मेनिस्ट्रियल बैक्टीरिया हो गया, ये सारी चीज़ में क्या होता है, ऐच्छिक अवायवीय जीव होता है। ऑक्सीजन रहे तो, अनुपस्थित रहे तो भी ये क्या कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। ऑक्सीजन का उपयोग तो करते हैं, लेकिन नहीं रहे तो भी ये आगे बढ़ सकते हैं। उदाहरण में इसमें दिया है वही चीज़ है। इसके बाद से आपको आता है बाध्य एनारोबियस, ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते और ऑक्सीजन के विषाक्त रूपों को उपस्थिति से नुकसान पहुंचाते हैं।
बैक्टीरिया जो टेटनस और बोटुलिज्म के कारण बनते हैं, जिसको हम लोग क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बोलते हैं। वो टेटनस जो होता है क्लस्ट्रीडियम बैक्टीरिया से होता है, ये याद रखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है। और बोटुलिज्म भी इसके कारण बनते हैं। एरोट्रिलेंट एनाब्रेस में देखेंगे तो ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर सकते, लेकिन इनकी उपस्थिति को सहन कर सकते हैं, वही चीज़ है। डबल आ गया। इसमें जैसे आपको देखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है, जो दूध में दही में आपको पाया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति हो चाहे ना हो, लेकिन वो किण्वन फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कर लेता है। और ये कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी वो कर लेगा। देखिए कैंपिलोबैक्टर भी एग्जाम्पल में इसमें आपको हो जाएगा। अगला अगर बांटें इसको तो माइक्रोफेल्स के रूप में बांटा जाता है। ऑक्सीजन कह सकते हैं इसमें तो रहेगा, लेकिन कम सांद्रता पे, यानी और ऑक्सीजन के विषाक्त रूपों के प्रति संवेदनशीलता होता है। कैंपिलोबैक्टर जो हो जाएगा इसमें हो जाएगा। अब इसको छुआ आकार पे बांटा गया है। जीवाणु ही पढ़ेंगे आज हम लोग, जीवाणु और बैक्टीरिया के लगभग ये वीडियो काफ़ी लंबा होगा आपको। अब देखिए कसाकीभा के आधार पे इसको अगर हम बांटें तो फ्लैजिला के आधार पे इसको बांटा जाता है। तो एट्रिकोस होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होगा। डिप्थेरा जो होता है इससे डिप्थेरिया रोग होता है, ये जीवाणु पाया जाता है। कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरिया रोग से पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बांटें तो मोनोट्रिचस के अकॉर्डिंग बांटेंगे तो बैक्टीरिया कोशिका के एक सिरे पर फ्लैजिला होता है। जैसे विब्रियो क्लोरी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखिए ये है पूरा हमारा विब्रियो क्लोरी, और इसके शरीर पे एक जगह पे क्या ये फ्लैजिला, इसी को बोलते हैं हम लोग फ्लैजिला। जो रेशेदार रचना आपको दिखाई देती है उसी को बोलाते हैं विब्रियो क्लोरी है। पेट में ये जाके क्या करता है, पेप्टिक अल्सर घाव की तरह रचना बनाता है, पेप्टिक अल्सर निर्माण करता है विब्रियो क्लोरी। क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, आते हैं क्वेश्चन यहाँ से। अब इसी में तीसरा देखें तो पेरिट्रिचस में कसाभिका संपूर्ण जीवाणु कोशिका के चारों ओर समान रूप से वितरित होता है, जैसे बेसिल्स हो जाता है। देखिए चारों तरफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है, चारों तरफ रहता है, एक तरफ नहीं, चारों तरफ आपको देखने को ये मिल जाता है। एम्फीबियन में ये पाया जाएगा, हर जगह ये पाया जाएगा, चारों तरफ इसमें कसाभिका जो होता है, फ्लैजिला जो होता है वो पाया जाता है, जैसे बेसिल्स में पाया जाएगा। ये पूरा उदाहरण में पूछेगा तो उदाहरण बेसिल्स बता देंगे। अब देखिए बैक्टीरिया का बांट दिए, लेकिन बैक्टीरिया में प्रजनन कैसे होता है इस चीज़ को हम जानने का प्रयास करते हैं। तो अधिकांश बैक्टीरिया जो होता है ना, वो बाइनरी फ्यूजन द्विधारी विखंडन द्वारा वो प्रजनन करते हैं। द्विधारी विखंडन का मतलब क्या कि इसमें एक केंद्रक टूट के लगभग 2 का निर्माण जरूर करेगा, कम से कम 2 का निर्माण करता है, उसको द्विधारी बोलते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में जीवाणु बीज क्या होता है, एकल कोशिका होता है, इसमें 2 समान पुत्री कोशिका में विभाजित हो जाएगा। बाइनरी का मतलब ही हुआ कि 2 रूपों में बंटना। बाइनरी का मतलब क्या हुआ, 2 रूपों में बंटना, और इसमें डीएनए ही क्या होगा, बटेगा। डीएनए या केंद्रक ही क्या होता है, बढ़ता है। जीवाणु कोशिका फिर लंबी हो जाती है और 2 कोशिका में विभाजित हो जाती है। इनमें से प्रत्येक का डीएनए मूल कोशिका के समान होता है, और प्रत्येक पुत्री कोशिका मूल कोशिका की क्लोन होती है। क्लोन किसको बोलेंगे, तो जिसमें एक मेल, जिसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको क्लोन कहा जाता है, या जो एक कोशिकीय जीव होता है उसको हम लोग क्लोन में रखते हैं। देखिए उसी चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया है, सेल वॉल, न्यूक्लियाइड और साइटोप्लाज्म। रिप्लिकेटेड डीएनए जो होता है वो इसका केंद्रक जो है न्यूक्लियाइड जो है बट गया यहाँ पे। फिर आ जाएंगे तो क्रॉस वॉल जैसे ही कराएंगे, क्रॉस वॉल तो ये डॉटर सेल हो गया, और ये डॉटर सेल हो गया, ये भी डॉटर सेल हो गया। दोनों क्या पाए जाएंगे, अलग अलग पाए जाएंगे जब क्रॉस कराते हैं तो। और ये विखंडित होके एक ही से विखंडित होकर क्या किए, 2 बना दिए। तो क्रॉस कर दिए और दीवार से वो टूट गए, डॉटर सेल क्या हुआ, यहाँ पे सेपरेट हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसी में देखिए आगे, उसमें एक बैक्टीरिया होता है एस्चेरिया कोली जैसे कुछ बैक्टीरिया हर 20 मिनट में विभाजित हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया ऐसा है जो हर लगभग 20 मिनट में वो अपने आप से क्या होता है, विभाजित हो जाता है। इसका मतलब यह कि केवल 7 घंटों में एक जीवाणु इतना उत्पन्न कर सकता है 2,97,152 कहीं ऐसे
20,97,152 2 मिलियन एप्रॉक्स जीवाणु उत्पन्न हो सकता है कम से कम। अब बैक्टीरिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, सारा चीज़ समझ गए। अब बैक्टीरिया का उपयोग हम कहाँ करते हैं, जीवाणु का उपयोग हमारे लाइफ में कहाँ है, तो जीवाणु का उपयोग देखिएगा हमारे लाइफ में कहाँ पे है। एक तो क्षय विघटन में, डीके करना में और डिकम्पोजिशन में आपको वो देखने को मिलेगा। दूसरा, दूध से दही बदलने में लैक्टोबैसिल जो जीवाणु होता है, दूध से दही बनाने में। और फिर फर्मेंटेशन, जितने भी खाद्य उत्पाद होते हैं, क्रिएट, जैसे आपको अल्कोहल हो गया तो अल्कोहल में इसका मदद आ जाता है, बैक्टीरिया मदद करते हैं। इसके अलावा एंटीबैक्टीरिया जो बनाया जाता है उसमें भी ये देखने को आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा एंटीबायोटिक दवा का उत्पादन करने में आ जाते हैं। सीरम और टीका में इनका उपयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जैव इंजीनियरिंग में बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, तो ये इम्पोर्टेंट भी है हमारे लिए। पाचन में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में सुधार भी करते हैं। अब बैक्टीरिया का उपयोग मैं समझा दिया, और इसका हानिकारक नहीं, उपयोगी समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब दूसरे जो एक उसके जीव होते हैं जिसको कहते हैं हम लोग वायरस बहुत तरह का होता है, तो वायरस के बारे में हम जानेंगे। वायरस क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होता है और प्रोटीन से बना होता है। किसका बना होता है वायरस, प्रोटीन का और जेनेटिक मटेरियल से बना होता है। और इसमें बैक्टीरिया पौधे और जानवरों जीवित कोशिका के भीतर ही आक्रमण और प्रजनन कर सकती है। कारण कि वायरस को पर्यावरण में मृत और मेजबान शरीर में जीवित रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे तो ये मृत होता है, लेकिन जैसे ही किसी ऑर्गेनिज्म में इंटर करता है वो क्या होता है, जीवित हो जाता है, और उसी से अपना भोजन वो प्राप्त करने लगता है। वायरस शब्द खोज कौन किया था, तो 1897 में एक वैज्ञानिक थे विलेम बेजर्निक, यही क्या किए थे, गढ़े थे। और लैटिन शब्द से इसको लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जहर या विषैला, यानी विषाणु का मतलब होता है जहर या विषैला। नाम कौन दिए थे, बेजर्निक, याद रखेंगे, विलेम बेजर्निक। वो फिल्म वाला विलेन नहीं, ये बेजर्निक वैज्ञानिक थे, यही ये नाम बताए थे 1897 ईस्वी में। और इसके अकॉर्डिंग फिर आगे ये बताए, जब ये खोज कर लिए तो बताए कि वायरस छोटे और छोटे कार के होते हैं, जिनका आकार 30 से 5 nm के बीच में होता है, यानी 30 से 50 न्यूटन मीटर के करीब में ये होता है, इतना छोटा होता है। और इसमें अगर देखें तो इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, लेकिन प्रोटीन जो पाया जाता है उस प्रोटीन को हम लोग कहते हैं कैप्सिड प्रोटीन। क्वेश्चन आया था इसके पहले बीपीएससी में और रेलवे में एएलपी में एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा था कि वायरस में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कैप्सिड प्रोटीन पाया जाता है, याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको बताते चलूँगा कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। अब देखिए वायरस में अगर आनुवंशिक कीट देखें तो मैंने बताया कि आरएनए और डीएनए आनुवंशिक कूट, इसी से ये दोनों से क्या होता है, मिलके बना होता है। राइबोसिल न्यूक्लिक एसिड और डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों मिलके इसमें पाए जाते हैं वायरस में, यानी आरएनए डीएनए दोनों होता है। इसमें देखें तो जीवाणुफेज जो होता है, जीवाणु कोशिका को संक्रमित करने वाले वायरस को हम लोग बैक्टीरियोफेज के रूप में जानते हैं। और बैक्टीरियोफेज की कई किस्में होती है, जिसमें डीएनए वायरस, एमबी वायरस, आरएनए वायरस, अल्फा पेज इत्यादि, ये सब क्या पाया जाता है। वायरस के सब क्या है, प्रकार है, डीएनए, आरएनए, एमबी, अल्फा फेज, ये सब इसके प्रकार है, इसके क्या है, वेरिएंट है, सॉरी। देखिए इसमें भी कोरोना वायरस आ जाएगा। कोरोना वायरस जो होता है आरएनए वायरस होता है। देखिए कोरोना वायरस जो काफ़ी आपको ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, तो ये कोरोना वायरस है, ये उसका प्रोटीन है और यही जगह यहाँ पे इनवेलप है। इसके अलावा हम देखते हैं बैक्टीरियोफेज में देखेंगे तो बैक्टीरिया, ये कोरोना वायरस बैक्टीरियोफेज में आप देख सकते हैं एसिड हो गया, कैपेसिड, ये वाला जो रचना आपको दिख रहा है यही क्या होता है, कैपेसिड होता है। और ये केकड़ा की तरह यहाँ पे जाल ये पाया जाता है, जिसको हम लोग टेल फाइबर कहते हैं, इसको टेल बोला जाता है। और यही हमारा डीएनए आरएनए जो होता है, जैसे आपको पता है कि डीएनए आरएनए का ये रचना है, तो क्या पाया जाएगा, देखिए यहाँ पर रचना डीएनए आरएनए, यही इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए और आरएनए
तो से कोविड में आरएनए जो होता है क्या होता है, कोविड जो होता है आरएनए वायरस है, आरएनए का आरएनएस पैरासिस में पाया जाता है। तो आई होप ये समझ पाए होंगे वायरस के बारे में। अब आइए अगला पॉइंट देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत में आ गए, मोनोरिया खत्म हुआ, प्रोटिस्टा जगत में आ जाएंगे प्रोटोजोआ। तो जैसे मैंने बता के लाया कि अर्नेस्ट हैकेल 1866 में इसका खोज किए थे और यही साम्राज्य का विचार पेश किए थे, सबसे पहले यही किए थे। और प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्ट में जलीय जीव जितने भी पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें जलीय जीव इसमें आई जाती हैं। कब, जब आर हीटेकर ने 1969 में जब दिए थे तो उसी में से एक क्या था, ये एक हिस्सा था। अब प्रोटोजो ने कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव जिनमें एक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, खाजिक्टिका और फ्लैजिला शामिल है का आकार और विस्तृत श्रृंखला प्रदर्शित कर सकते हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन उन्होंने बता रहा है कि कर सकते हैं। दूसरा अर्थ ये कि वो यौन और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन करने में सक्षम है। प्रोटिस्टा का मतलब हुआ कि दोनों तरीके से यौन और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों कर लेंगे। इनका मानना है, प्रोटिस्टा जगत का मानना है, इसमें माना जाता है कि इसमें जितने भी वो दोनों क्या हो सकते हैं, स्वपोषी हो सकते हैं, अर्थात स्वयं तैयार कर सकते हैं, और विषमपोषी अर्थात पोषण के बाहर स्रोत से भी क्या करते हैं, वो जन्म को प्राप्त कर सकते हैं। अगला देखिए, वो दोनों स्वपोषी होते हैं अर्थात स्वयं तैयार कर सकते हैं। तो मैंने बता दिया एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय और अपनेवैशिक हो जाते हैं। अब देखिए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, इसका प्रोटिस्टा का न्यूट्रिशन करने का मोड क्या है। तो प्रोटिस्टा अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, जैसे डाइटम, ये किसी प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन तैयार कर लेता है। सिप्रीफाइटिक प्रोटिस्ट मृत सड़ने वाले कार्बनिक पदार्थ जैसे कीचड़, सांचे पर क्या करते हैं, भोजन करते हैं, उसी का ये सब पार्ट है। होलोजोइक प्रोटिस्ट उनके लिए भोजन को निकल लेते हैं, पेरिकार्डियम, ये रोगे आपको देखने को मिल जाता है। प्रोटिस्टा देखो वर्गीकरण, इसको प्रोटोजोआ का अगर बांटे तो देखिए कसाभित प्रोटोजोआ, ट्रिपोनोसेमा, सिलिएटेड प्रोटोजन, प्लेटिडियम, अमीबाइट प्रोटोजोमा, एस्प्रोजेनेसिस, ये प्लाज्मोडियम, ये सारे तरह के अलग अलग आपको देखने को मिल जाएंगे ये, और सबको मैं यहाँ पे फिगर से दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। वीडियो को रोक के वीडियो को पॉज करके आप उस चीज़ को देख लीजिएगा। प्रोटोजोआ ने डिटेल्स विवरण कुछ दिया है यहाँ पे प्रोटोजोआ का। तो प्रोटोजोआ में एक अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, ये सब प्रोटोजोआ में ही आते हैं, और ये भी सब क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। तो एक कोशिकीय गतिशील प्रोटोजोआ जो स्यूडोपोष को फैलाकर चलते हैं, सूक्ष्म जीवों पर ये भोजन करते हैं, अमीबा जो होते हैं, ऐसे अमीबा रचना पाया जाता है। और सूडोपो यानी भोजन रसदानी से ही क्या करते हैं, अपना भोजन खाते हैं, और इसके अंदर ही वो भोजन फिक्स रहता है। पैरामीशियम में देखें तो पैरामीशियम का रचना कुछ ऐसे आपको देखने को मिलता है। पैरामीशियम आपको चप्पल जैसे होता है, चप्पल के आकार का, इस टाइप का आपको पैरामीशियम देखने को मिलता है। और ये भी एक कोशिकीय है, चप्पल जैसे इसकी आकृति है, मैंने बता ही दिया, ऐसी आकृति आपको देखने को मिलती है। यूग्लिना की बात करें, इसी में एक कोशिकीय जीव जो पर्यावरणीय स्थिति के आधार पर स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण और विषम दोनों होते हैं, यानी खुद से भी भोजन बनाते हैं और दूसरे से भी भोजन अपना प्राप्त करते हैं, तो वो हमारे कहलाते हैं यूग्लिना में, उसको रखा गया है। चौथा आपका प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ परजीवी जो मनुष्य में मलेरिया पैदा करने के लिए जिम्मेदार है। वो परजीवी प्रोटिस्ट की बीमारी है मलेरिया, अमीबा पेचिस और जियाडिस लेशमेनिया, ट्रिपनोसोमा, ये सारे चीज़ क्या होते हैं, ये सारे चीज़ इसी की वजह से होते हैं, प्रोटिस्टा जगत के वजह से ये होते हैं। प्रोटिस्टा जगत में ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा था, वो ख़त्म हो गया। अब आइए कवक जगत। कवक जगत का मतलब ये हो गया क्या, इसमें कवक जितने आ जाएंगे, तो पवरक के विपरीत कवक में क्या होगा, क्लोरोफिल, इसमें एक ही अंदर पाया जाता है कि इसमें क्लोरोफिल तो पाया नहीं जाता है। यदि क्लोरोफिल पाया जाता तो अपना भोजन स्वयं से तैयार कर लेता, तो इसलिए स्वयं से भोजन बनाने में सक्षम नहीं होता है। उसके संगठन की बात करें तो यूकैरियोटिक पाया जाएगा,
कथिक संगठन देखें तो कोशिका के अकॉर्डिंग एक बहुकोशिकीय और बहुकोशिकीय। कोशिका विधि अगर देखें तो इसमें काइटिन होता है। और अगर जनन के प्रकार देखा जाए, पोषण के प्रकार अगर देखा जाए तो विषमपोषी होते हैं। पोषण पर आधारित वर्गीकरण करेंगे तो हेटेरोट्रॉफ, उसके बाद से हेटेरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ इस पे करते हैं। तो इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हेटेरोट्रॉफ में परजीवी और मृतजीवी, लिविंग होस्ट और डेड होस्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। तो वो आपका क्लासिफिकेशन था। इसके अलावा हेटेरोट्रॉफ में परजीवी हो गया, मृतजीवी, लिविंग होस्ट और डेड होस्ट आपको समझ में आ गया। एसिप्रिला हो जाएगा। और इसमें तो पैरासाइट हो जाएगा, और ये सेप्रोफाइट हो जाएगा। मशरूम, पेंसिलियम, ब्रेड, मोल्ड, ये सारा चीज़ को एवॉइड करना। तो परजीवी और मृतजीवी होगा, इसमें आप समझ गए। देखिए, आइए देखते हैं अलैंगिक प्रजनन जो समय द्वारा, अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। यदि आकृति विज्ञान समान है तो उन्हें आइसोगोमस कहेंगे, यदि असमान है तो उसको म्यूकर या राइजोपस कहते हैं। ये आपको राइजोपस देखने को मिल रहा है। तो ये मैंने तो आपको दिखा के लाया। अब देखिए बेसिडोमाइटिस किसको बोलते हैं। तो बेसिडोमाइटिस सामान्य रूप से मशरूम में ब्रैकेट में कॉक है, जीरो पर मिट्टी में लकड़ियों और पेड़ों पर ठूठों या परजीवी के रूप में ये उभरते हैं। मस्लिम शाखित और अलग होते हैं। और यूंग अनुपस्थित होते लैंगिक उपदेशों में कायिक और बांट देते हैं। ये फलने वाले पिंडों में व्यवस्थित बेसिडियम कहा जाता है। कैरियोगी में और सूत्री बीमारी बेसिडियम में होता है, जिसमें 4 बेसिडियम स्पोर बताया गया है, एग्रिकेस और पिक्सिनिया। तो आप ये देख लें। आइए आगे देखते हैं। आई होप शायद लास्ट ही टॉपिक चल रहा होगा। ड्यूटोमाइटिस आमतौर पर इसमें अपूर्ण कवक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इन कवक के अलैंगिक या वनस्पतिक चरण होता ही नहीं है। और इसमें स्टेप्स और शाखित होते हैं। कुछ सेप्रोफाइट या परजीवी उनमें से बड़ी संख्या में कूड़े में डिकम्पोजर है और खनिज में ऐसे रहते हैं। तो कुल मिला जुला के ये चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पे हम लोग का चैप्टर होता है समाप्त। खूब पढ़ाई करिए मन से, उसके बाद से फेयर नोट्स बनाते चलिए। उसके अलावा आप इस चीज़ को नोट्स को 3 बार रिवाइज करें, ताकि जो चीज़ें पढ़ते जा रहे हैं वो आपको याद रहे और आसानी से याद रहे, और एग्ज़ाम में आप उसे टच करके आएँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। टेक केयर, हैव ए नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।